नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत में आपसी संबंधों की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए देश की राजनीति में गठबंधन युग का उदय हुआ, इसलिए साझेदारी के दौर की शुरुआत हुई और इसलिए बड़े दलों के सामने क्षत्रिय क्षत्रपों ने चट्टानी चुनौती पेश की। देश की राजनीति के चुनावी अध्याय के नए पन्ने भी इस साझेदारी की कहानी को बयां करने वाले हैं। नई तस्वीर लालू यादव के पांव छूते अखिलेश यादव की है। कहने को यह सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा है, लेकिन जब एक तस्वीर कई संदेशों और संकेतों का सबब माना जाए तो इसे अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। आज कुछ यही हुआ। लालू और अखिलेश यादव की मुलाकात सिर्फ 15 मिनट की थी, लेकिन इसे 2024 के चुनावी जंग को लेकर नए समीकरण का बड़ा इशारा माना जा रहा है। अखिलेश यादव के तेवर बताते हैं कि उन्हें कांग्रेस जैसे बड़े दल की अगुवाई में काम करने में हिचक है। भले ही उन्होंने गठबंधन का पन्ना अभी बंद नहीं किया है, लेकिन वो अपने मन की बात पहले ही बयां कर चुके हैं। ऐसे में नया इशारा क्षेत्रीय दलों के साथ बड़े गठबंधन का दिख रहा है। एक तरफ अखिलेश और लालू की ये मुलाकात चर्चा में है, तो केंद्र में नए महागठबंधन की संभावना भी सरगर्म है। लगातार तीसरी बार जब कांग्रेस की अगुवाई में संसद में 17 विपक्षी दल एकजुट दिखे तो इसकी चर्चा स्वाभाविक भी है। आज मैं आपको सियासत के नए संकेत की हर खास बात बताऊंगा, साथ ही करूंगा यूपी में भाजपा के मेकओवर प्लान का विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। देश की समाजवादी सियासत में लालू यादव की बड़ी भूमिका है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी का राजनीतिक डीएनए भी एक है। दोनों का उदय समाजवादी विचारधारा से हुआ। लालू और मुलायम कभी एक परचम के तहत काम करते थे। जनता दल से अलग हुए नेताओं ने अलग अलग पार्टियां बनाई, जिनमें इस वक्त सपा और आरजेडी के साथ ही जेडीयू जेडीएस जैसी पार्टियां चर्चा में हैं। यही वजह है कि समय समय पर जनता परिवार के दल आपसी एकता का ट्रेलर दिखाते हैं। लेकिन इस बार बात नहीं है अखिलेश पुरानी पीढ़ी के नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के समाजवादी नेता हैं, इसलिए लालू से उन्हें मिला आशीर्वाद मायने रखता है। लालू से मिले अखिलेश, 2024 का नया संदेश। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उत्तर प्रदेश को ही आज पीछे छोड़ दिया। अखिलेश ने मांगा आशीर्वाद, लालू ने कहा तथास्तु। दिल्ली में ओबीसी कार्ड, मैनपुरी में चला शुद्ध रास्ता। मुख्यमंत्री जी अपने बगल में एक शूद्र को रखते हैं और उससे बुलवाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर सबसे चुभने वाला तंज। भाजपा का तीखा पलटवार। आप ये पूछिए, क्या वो शूद्र है कि नहीं है? ये सब इधर उधर उनके पास कोई कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अखिलेश जी, आप कैसे शूद्र हैं? आप तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं तो आप यदुवंशी क्षत्रिय हैं। ओबीसी वाली जंग में विजय घोषणा। ये बहस लंबी है और ये मैंने कई बार कहा, विधानसभा में भी कहा कि 5000 साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अब हम लोग जीतने के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए बीजेपी को परेशानी है। भाजपा पर सपा का भगदड़ अटैक। बीजेपी पहले से ही घबराई हुई है कि ये मैनपुरी मॉडल क्या है। अब वो हो सकता है मैनपुरी घूम रहे हो और रिसर्च कर रहे हो कि मैनपुरी में कैसे बीजेपी इतना बुरा हारी है। तो जब उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं नकार दिया तो देश की जनता उनको क्या स्वीकार करेगी? वास्तविकता सबको स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। सपा का शुद्ध नीति एक्सटेंशन। बात तो चुभेगी। आज दिल्ली में एक बार फिर विपक्षी एकता का नया ट्रेलर आया। दरअसल कल अखिलेश यादव ने गठबंधन पर सस्पेंस बढ़ाने वाला बयान देकर माहौल गर्म कर दिया है। आज अखिलेश यादव जब लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे तो उसका संदेश और मजबूत हुआ।
एक तरफ दो क्षेत्रीय दलों के दिग्गज मिल रहे थे तो दूसरी तरफ सपा और आरजेडी सहित 17 दलों के नेता कांग्रेस की अगुवाई में भाजपा पर हल्ला बोलते दिखे। ऐसे में चर्चा तेज है कि क्या भाजपा के खिलाफ कोई महागठबंधन आकार ले रहा है। अडानी के बहाने विपक्षी दलों में एकता के बीज जरूर पड़े हैं, लेकिन ये बीज लोकसभा चुनाव तक बड़ा आकार ले पाएंगे, इसको लेकर अभी भी कई सवाल हैं। गुरुवार को फिर एक बार विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया गया। इस बैठक में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का मुद्दा भी था और बड़ी बात यह रही कि समाजवादी पार्टी इस बार भी बैठक में शामिल रही। मीटिंग की बात हो या फिर सदन से लेकर संसद तक की तस्वीर, विपक्षी दलों की एकता में समाजवाद की लाल टोपी नजर आ रही है। संसद भवन परिसर में जब विपक्षी दलों ने मानो चेन बनाई तो बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। उनके दाईं तरफ फारूक अब्दुल्ला और उनके बगल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क नजर आ रहे थे, जबकि खड़गे के दाईं तरफ एक कतार में रामगोपाल यादव, जयंत चौधरी नजर आ रहे थे, तो कुछ ही दूरी पर सपा के दूसरे सांसद एसटी हसन भी लाल टोपी लगाए मौजूद थे। अब सवाल है कि क्या ऐसी तस्वीर 24 के चुनाव तक भी जिंदा रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर अडानी महाघोटाले में जेपीसी की मांग कर रहा है। अपनी इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्ष के सांसदों ने सदन के बाहर मानव श्रृंखला बनाई। एक तरफ कांग्रेस की अगुवाई में ये मानव श्रृंखला चर्चा में रही तो दूसरी तरफ सरकार पर राहुल गांधी के तीखे बयान भी सुर्खियों में छाए रहे। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। दरअसल विपक्षी एकजुटता की बात तो हर कोई दल कर रहा है, लेकिन समस्या बार बार अगुआ बनने की आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जब ट्वीट किया तो कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी को खास बताया और अखिलेश भी जब 2024 का जिक्र करते हैं तो यूपी को ही दिशा तय करने वाला राज्य बताते हैं। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उत्तर प्रदेश को ही आज पीछे छोड़ दिया। ये सरकार कह रही है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या ये सच है? किसान की आय दोगुनी, बताओ आलू भटक रहा है किसान, आलू की कीमत क्या दे रही सरकार? क्या मान लिया जाए कि अखिलेश ने महागठबंधन को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है? क्या तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक और बिहार से लेकर बंगाल तक अखिलेश का प्लान कागजों में तैयार हो चुका है? क्योंकि नीतीश कुमार, केसीआर और स्टालिन जैसे नेताओं से मिलने वाले अखिलेश ने जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर ली तो माना जा रहा है कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में जाति जनगणना के मुद्दे पर बड़ी जंग होने वाली है, जिस पर बिहार सरकार पहले ही मुहर लगा चुकी है। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लोकसभा में रहे होंगे। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इन सब ने मांग उस समय कांग्रेस की सरकार से की थी कि जाति जनगणना हो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान सबको मिले। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार चुनाव को लेकर के एक के बाद एक सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी को 80 में से 80 सीट हराने का उनके पास ब्लूप्रिंट है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि बिहार के अंदर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है और जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बात कही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से लालू यादव स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं इस वक्त और उनके सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव ने उनके सेहत का भी हाल चाल जाना। अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक कांग्रेस पर चुभने वाले हमले किया करते थे, लेकिन जैसे ही उनके कदम दिल्ली में पड़े उनके सुर में कुछ बदलाव आया। बुधवार को उन्होंने यहां तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है और गठबंधन चुनाव के वक्त देखा जाएगा। गठबंधन आज नहीं होगा, गठबंधन बाद में होगा जब चुनाव होगा। अभी सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो खुला जानवर घूम रहा है उसके लिए कोई योजना बनाई जाएगी। तो ये सवाल बड़े हैं, गठबंधन जब समय होगा तब होगा। तो ये कोई प्रयास कोई एक दल नहीं कर रहा है, देश के तमाम दल इस प्रयास में हैं कि देश को कैसे बचाया जाए। की सवाल है 2024 में 24 में
कि बीजेपी हारे, बीजेपी को हराने के लिए किन किन शक्तियों के साथ समझौता या वार्ता करनी है, कांग्रेस हो सकती है, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। अभी तो एक विवेक ये राष्ट्रीय कार्यसमिति पूरी ताकत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे देंगी। अब सवाल है कि एकजुटता का ये गुब्बारा 24 तक किसी तरह आसमान में नजर आएगा या फिर सियासी अहंकार के पिन इसे धराशायी कर देंगे। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी का। विपक्षी दलों की एकता के नए ट्रेलर से क्या संकेत सामने आ रहे हैं, इसकी हर बात मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि अखिलेश यादव को लालू की तरफ से मिले आशीर्वाद का संदेश आखिरकार क्या है। लालू का अखिलेश यादव को आशीर्वाद, जी इसको समझिए। लालू यादव की भाजपा के कट्टर विरोध की छवि है। मुस्लिम वोटरों के बीच आरजेडी की मजबूत जनाधार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सपा और आरजेडी का वोट समीकरण एक जैसा है। दोनों दलों का आधार वोट बैंक मुस्लिम और यादव है। ओबीसी नेता के तौर पर लालू यादव और अखिलेश यादव की मजबूत पहचान है। लालू प्रसाद यादव अखिलेश यादव की करीबी में नई सियासी केमिस्ट्री की झलक देखने को मिल रही है। यूपी बिहार वाले फॉर्मूले पर दोनों मिलकर बढ़ेंगे। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। क्षेत्रीय दलों का ताकतवर मोर्चा खड़ा करना इन दोनों का मकसद है। यही वजह है कि आज अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव से आज आशीर्वाद लिया। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर अपने गठबंधन प्लान से पर्दा नहीं उठाया है। यूपी में भी गठबंधन एक्सटेंशन को लेकर सस्पेंस बरकरार है, यानी फिलहाल नहीं माना जा सकता सपा चुनाव में कांग्रेस से दूरी बनाकर रखेगी। इस बीच विपक्षी एकता की नई तस्वीर सामने आ गई, जिससे चर्चा तेज है कि क्या केंद्र में बनेगा महागठबंधन। केंद्र में बनेगा महागठबंधन, नहीं बनेगा, इसको लेकर चर्चा तेज है। अब जरा इस गणित को समझने की कोशिश करिए और इन तमाम चेहरों को देखिए जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, इनको पहचानिए। विपक्षी दल इस वक्त अपनी आपसी तकरार से बच रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना है तो आपसी तकरार से बचना होगा। एकजुट होकर इस वक्त भाजपा पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद से हर दिन एकता का नया ट्रेलर सामने आ रहा है। एकजुट रहे तो भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है। चेहरों को देखिए, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, शरद पवार, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और साथ ही साथ केसीआर भी दिख रहे हैं। ये एक नया मोर्चा, लेकिन इस मोर्चे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो बीच में राहुल गांधी दिख रहे हैं, यानी कांग्रेस जो दिख रही है, वो इस मोर्चे में आगे भी रहेगी। किस स्थिति में रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ वोटों का बिखराव रोकने का भी एक बड़ा एजेंडा इन तमाम लोगों के सामने, और सामने नरेंद्र मोदी इसी तरह से खड़े हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी एक तरफ और एक तरफ सामने खड़ा है ये तमाम जो विपक्षी दलों का मोर्चा। महागठबंधन हुआ तो नया सियासी समीकरण बनेगा, सामने आ सकता है नया फॉर्मूला। भाजपा की मजबूती वाले राज्यों पर हो सकता है फोकस। 17 दलों में एकता कायम रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती से पार पाना है। आगे बढ़ते हैं। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर जो 17 दल इस वक्त अडानी से लेकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के मुद्दे पर एकजुट है, वो कौन कौन से दल हैं। 17 विपक्षी दल: कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, जेडीयू, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, सीपीआई-एम, सीपीआई, डीएमके, एमडीएमके, केरल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना यानी उद्धव गुट की बात कर रहा हूं, आरएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये तमाम वो पार्टियां हैं जो 17 विपक्षी दल अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली महागठबंधन के सस्पेंस का सेंटर है, तो कोलकाता में भी सरगर्मी बढ़ रही है। 18 और 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इससे पहले सपा के कार्यकर्ताओं ने शहर को पोस्टर और बैनरों से बांटना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि कोलकाता के इस दौरे के दौरान अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए 400 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी तैयार हो चुका है। कोलकाता में अखिलेश आ रहे हैं और इसके लिए की जा रही हैं जबरदस्त तैयारियां। सपा के कार्यकर्ता यहां दिन रात जुटे हैं। सड़कों के किनारे बैनर लगा रहे हैं, एयरपोर्ट से होटल के रास्ते और अखिलेश के कार्यक्रम की जगह तक होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। मैं इस समय हूँ मौलाली युवा केंद्र के सामने, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आएंगे और यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। होर्डिंग्स, पोस्टर्स, और ये पोस्टर्स सिर्फ यहाँ पर यानी कि मौलाली युवा केंद्र के पास ही नहीं बल्कि पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। हबीब साहब, कितने झंडे लग रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? झंडे कम से कम 10,000 से ज्यादा झंडे लग रहे हैं, 2,000 होर्डिंग लग रही हैं, बैनर लग रहा है। हम लोगों ने
बहुत धूमधाम से बंगाल में उनका स्वागत करना चाहते हैं। कितना उत्साह है, झंडे लगा रहे हैं, कितने झंडे लगा रहे हैं? हम लोगों को भाजपा को इंडिया से हटाना है किसी भी सूरत में। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय किरणमयी नंदा जी, इन लोगों को ये फैसला ये लेना है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया तो इंडिया से सफाया। अच्छा, बड़ा दिलचस्प एक सवाल आता है, दीदी का तो साथ देंगे लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, किसे देखते हैं? ये तो कोई भी नहीं जानते, ये तो जनता डिसाइड करेगी। सबसे खास बात यह है कि अखिलेश उसी ऑडिटोरियम में 11 साल बाद सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे जहां पहले मुलायम सिंह यादव आए थे। मैं इस समय हूं मौलाली में स्टेट यूथ सेंटर यानी कि मौलाली युवा केंद्र में, जहां पर इस बार वो पहली बार बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस हॉल में करीब 400 लोगों की कैपेसिटी है और यहां पर कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है पूरे बंगाल से। करीब 20,000 रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, जिसमें करीब 500 के आसपास एक्टिव हैं, यानी कि जो लगातार पार्टी संबंधित कार्यों से जुड़े रहते हैं और काम करते रहते हैं। ऐसे में मंच पर करीब 15 से 20 कुर्सियां रखी जाएंगी, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी होंगे, लेकिन उसके साथ मंच पर तैयारियां, सजावट क्या क्या होंगी, बात करने के लिए हमारे साथ यहीं पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या उत्साह है इस बार अखिलेश यादव के यहाँ आने के लिए? बहुत उत्साह है मैडम, हम लोग बहुत पूरा जोर से तैयारी कर रहे हैं ताकि सक्सेस बनाया जाए। इसके पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने युवा केंद्र में आकर के और हम लोग का समाजवादी पार्टी का परचम फहराया था। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का बंगाल में जो अच्छा से अच्छा उनको स्वागत करे और एक इतिहास रचा जाए। इसके पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव यहाँ पर आए थे पिछले दशक में, जब यहाँ पर आके उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। 2010, 11, 12 लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें कोलकाता में ही हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद यानी कि 2012 के बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बंगाल में हो रही है और ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव की अगुवाई में ये बैठक होगी। अशोक जी, इस बार क्या तैयारियां हैं? उनके स्वागत के लिए कुछ तो नया अच्छा कर रहे होंगे? जी मैडम, हम लोग यहाँ पे उनके स्वागत के लिए हमारा स्टेज पूरा फूलों से सजा रहेगा और हम उनके लिए एक स्पेशल माला की व्यवस्था किए हुए हैं जो कि 14 फुट होगा हमारे पार्टी के कलर के अनुसार, और हम उनको ये माला उनको भेंट करेंगे। अब आपको दिखाते हैं उस JW मैरियट होटल की तस्वीर जहां होनी है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2 दिन तक जिस जगह पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं की निगाहें टिकी रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी की रणनीति लोकसभा में क्या होगी, इस पर विचार और विमर्श जहां होगा, हम इस समय उसी जगह पर हैं। यानी कि JW मैरियट के कोलकाता के इस हॉल में सारे रेजोल्यूशंस पेश किए जाएंगे। अब आपको जरा इसकी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ ये पूरा हॉल है, जिस हॉल में यहीं पर अखिलेश यादव, उनके साथ रामगोपाल यादव और कार्यकारिणी के बाकी सारे सदस्य बैठेंगे, जिसमें करीब 98 सदस्य कुल मिलाकर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस बैठक में शिरकत भी करने वाले हैं। इसी बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, आर्थिक और राजनीतिक, और इन दोनों प्रस्ताव में लिखा होगा कि आने वाले दिनों में किन बिंदुओं के आधार पर एक साथ एक कड़ी में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। कोलकाता में होने वाली सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक को लेकर यूपी में भी हलचल तेज है। सपा के दिग्गज नेता रामजीलाल सुमन ने कहा कि इस वक्त का बड़ा एजेंडा सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का है। हमारी जो चिंता है वो ये है, हमें राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनना है। मायावती जी की पार्टी BSP जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अभी केजरीवाल साहब की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो हम राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन सकते। 4 स्टेट में 6% वोट चाहिए हमें। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका, एक बार मध्य प्रदेश में हमारे साथ विधायक हो गए थे। उत्तर प्रदेश की सीमा से इलाका टीकमगढ़, गढ़, भिंड, मुरैना, महाराष्ट्र में एक बार हमारे 4 लोग MLA हो गए थे। हमारा अभी गुजरात में एक जीत के आदमी विधायक हो गया। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भाजपा की भी पैनी नजर है। अब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है। हमने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से उन्हें परास्त किया है। 2024 में भी माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में हम 14 वाला इतिहास दोहराएंगे, हम 75 से अधिक सीटें जीतेंगे। अब इस बात की अटकलें तेज हैं कि अखिलेश कोलकाता से राष्ट्रीय राजनीति को लेकर किस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
लखनऊ से कोलकाता तक सियासी पारा हाई होता जा रहा है। इस बीच ये सवाल अहम है कि अखिलेश कोलकाता से भाजपा के खिलाफ कितने तीर चलाने वाले हैं। उनके तर्कश में ये तीर कौन कौन से हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। जी हां, अखिलेश यादव के तर्कश में 10 तीर हैं जो वो कोलकाता से चला सकते हैं। वोट बैंक मजबूत करने का जातीय जनगणना दांव, एक बार फिर से इस दांव को जोर शोर से अपने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से वो उठा सकते हैं। तीसरे मोर्चे का नया फॉर्मूला भी पेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार बढ़ाने का रोड मैप भी सामने रख सकते हैं। भाजपा का विरोध करने वाली अगुवा पार्टी अपने आप को साबित कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे से संबंध रखते हैं, जहां से 80 लोकसभा की सीटें हैं। यादव मुस्लिम वोट बैंक के विस्तार का एजेंडा सामने रख सकते हैं। अति पिछड़ी जातियों के ध्रुवीकरण का कार्ड भी अखिलेश यादव खेल सकते हैं। भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के खिलाफ मुलायम दांव भी यहां पर अखिलेश यादव चला सकते हैं। मंडल कमंडल की वैचारिक जंग को निर्णायक रूप भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुत्व की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे, तो अखिलेश यादव बार बार इस लड़ाई को, सियासत की इस जंग को, इस सियासी मैच को जातीय जनगणना की पिच पर लाना चाहते हैं। बार बार वो ओबीसी समाज की बात करना चाहते हैं। विकास के एजेंडे पर भाजपा को आईना दिखाने की कोशिश, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर आर पार की जंग का भी ऐलान कर सकते हैं। ये तमाम बातें इस अधिवेशन में हो सकती हैं समाजवादी पार्टी के। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खेला पॉलिटिक्स भी है, इसका एक नया ट्रेलर है, इसको समझिए। भाजपा के खिलाफ मजबूत दलों से दोस्ती का नया ट्रेलर। ममता बनर्जी के साथ मिलकर ऐलान संभव है। भाजपा को हरा चुके दलों से सपा की करीबी बढ़ेगी। अखिलेश दोहराएंगे कि 2024 की जंग जीतना मुश्किल नहीं, इसके लिए राज्य स्तर पर मोर्चा और गठबंधन भी बने। ममता बनर्जी टीएमसी की रणनीति से पर्दा उठा सकती हैं। उत्तर और पूर्व भारत को लेकर विपक्ष नया एजेंडा पेश कर सकता है। नया फॉर्मूला रखा जा सकता है, जहां जो मजबूत वहां वो लड़े। इसी फॉर्मूले पर बातचीत आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। सीधे आपको गैरसैंण लेकर चलते हैं। कड़ा कानून धर्मांतरण का लाया जाना चाहिए। हम धर्मांतरण का कानून लाए हैं और 10 साल तक की सजा का हमने इसमें प्रावधान किया है। प्रदेश की मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य को बनाने में भी है, इस राज्य को चलाने में भी है। और हम लोगों ने देखा है कि कई जगह तो बच्चे मां घास काटने गई हुई है, खेत में काम करने गई हुई है, वहीं बच्चे पैदा हो गए। इतनी कठिन स्थितियों में राज्य को आज भी चलाने का काम, आज आर्थिकी को चलाने का काम हमारी मातृशक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो मातृशक्ति कैसे आगे बढ़े, जब बीच में कुछ व्यवधान आया तो हमने जो 30% क्षैतिज आरक्षण है उसको धरातल पर उतारने का भी कार्य किया है। इसके साथ साथ ये राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी बड़ा संघर्षों की बदौलत, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बात कर रहे थे सीधे विधानसभा से, और उन्होंने खास तौर पर जो अपनी सरकार का एजेंडा है उसको भी सामने रखा। यूपी भाजपा की जो बहुत जल्द संगठन में बदलाव पर मुहर लगाने वाली है। संगठन में संभावित फेरबदल से जुड़ी लिस्ट के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में हैं, जहां दोपहर में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लंबा मंथन चला। यहां प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। अब माना जा रहा है कि जल्द यूपी संगठन में बदलाव वाली लिस्ट आ सकती है। दिल्ली में अगर भाजपा को जीत की हैट्रिक लगानी है तो सबसे ज्यादा जोर यूपी पर ही देना होगा। चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है और बैठकों का दौर तेज है। यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ हुई। इसके बाद संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने अमित शाह से मुलाकात की और शाम होते होते पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात सुर्खियों में आ गई। चर्चा है कि यूपी के नए संगठन की सूची लगभग तैयार हो चुकी है और इसी सूची को लेकर भूपेंद्र चौधरी का ये दिल्ली दौरा था।
दरअसल भाजपा का लक्ष्य यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का है और इसके लिए पार्टी नई टीम के साथ प्रदेश में मैदान में उतरना चाहती है। भाजपा का प्लान प्रदेश संगठन में ऊपरी स्तर पर खाली पदों को भरने के साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी बदलाव का है। इसके साथ ही भाजपा अलग अलग मोर्चों में भी बदलाव कर सकती है। क्षेत्रीय स्तर पर 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 26 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा में भी बड़ा बदलाव मुमकिन है। इसके अलावा जो मंत्री अभी संगठन में हैं, उनकी जगह दूसरे चेहरों को बिठाया जाएगा। चर्चा है कि जो नई टीम बनेगी उसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री पद पर कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। संगठन के नए ढांचे के जरिए भाजपा की पहली कोशिश कमजोर बूथों को मजबूत करने की है। यूपी में ऐसी 14 लोकसभा सीटें हैं जिसे भाजपा अपने लिए कमजोर मानती है। इन सीटों पर कमल खिलाने के लिए सुनील बंसल को ही भाजपा ने प्रभारी नियुक्त किया है। अमित शाह और जेपी नड्डा बहुत जल्द यूपी के दौरे पर आने वाले हैं। 2019 में हारी हुई सीटों पर अमित शाह और जेपी नड्डा बड़ी रैलियां करेंगे। दोनों नेता कितनी रैलियां करेंगे, इसकी रूपरेखा भी लगभग तय हो चुकी है। दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी ने संगठन के कई नेताओं से मुलाकात की। इसी बीच एक मुलाकात काफी चर्चा में रही। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। एक तरफ जहां संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, रामचरितमानस को लेकर के लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। इस बीच भूपेंद्र चौधरी ने संघमित्रा मौर्य से तकरीबन आधा घंटा मुलाकात की। मुलाकात के काफ़ी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि ये बातचीत काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर हमलावर हैं, उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा की बदायूं से सांसद है और लगातार अगर बात करें तो संघमित्रा मौर्य इस पूरे मसले के बाद से चुप्पी साधी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को 14 सीटों पर हार मिली थी, जिनमें से रामपुर और आजमगढ़ पर भाजपा ने उपचुनाव में कमल खिला दिया। लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पार्टी को कम अंतर से जीत मिली थी और उन्हीं सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव की कोशिश लोकसभा चुनाव को जाति के मोर्चे पर ले जाने की है और इसके लिए कभी वो शूद्र वाली राजनीति करते हैं तो कभी जातीय जनगणना की बात उठाते हैं। लेकिन भाजपा ने यूपी में अखिलेश यादव को जवाब देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भाजपा पिछड़े वर्ग के वोटर के घर घर तक जाएगी और सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। इसके लिए विधायकों और मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई। 24 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जातीय जनगणना की लहर पर सवार हैं, लेकिन भाजपा ने अब अखिलेश के इस दांव की काट खोज ली है। अखिलेश के इस सवाल का जवाब देने के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कमर कस ली है और निकाय चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी है। 6 अप्रैल से भाजपा इस अभियान की शुरुआत करेगी। 14 अप्रैल तक गांव-गांव चलो, घर घर चलो नाम का अभियान चलेगा। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे, जबकि सांसद और विधायकों से 5 से 10 गांव जाने के लिए कहा गया है। 19 मार्च को कानपुर में ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति संपन्न कराएगा, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों माननीय डिप्टी सीएम, प्रदेशाध्यक्ष महामंत्री सेनेटर अजय धर्मपाल जी सहित देश और प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं का मार्गदर्शन ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। संगठन का कार्य करना भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है। भाजपा जब ये अभियान चलाएगी तो सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा, साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीधे जनता से संवाद होगा और सपा के खिलाफ माहौल तैयार किया जाएगा। ओबीसी वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री नरेंद्र कश्यप भी 10 गांव में जाने वाले हैं। ओबीसी मोर्चे ने ये तय कर लिया है कि हम 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच ओबीसी मोर्चे का प्रदेश प्रत्येक पदाधिकारी प्रदेश का, क्षेत्र का, जिले का, मंडल का 5 से 10 गांवों में घर घर चलो, गांव गांव चलो, एक बड़े अभियान को हम लेकर जाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम गांव गांव, घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, देश और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का ज्ञान पिछड़े वर्ग के लोगों को कराएंगे। गांव में चौपाल सजेगी, घर घर जाकर मोदी योगी सरकार की खूबियां गिनाई जाएंगी। लेकिन भाजपा के इस अभियान से सपा ने हार नहीं मानी है।
सपा का दावा है कि घर घर से भाजपा नेताओं को चुभने वाला जवाब मिलेगा। बीजेपी के नेताओं के मुंह खोलने का नीचे बहुत खराब असर जाएगा, क्योंकि जो अन्याय पिछड़े वर्गों के साथ, आरक्षित वर्ग के साथ बीजेपी कर रही है, वो पूरी तरीके से नीचे फ्लॉप हो जाएंगे। इनको वहाँ मुंह की खानी पड़ेगी। 80 सीटें यूपी में हैं लोकसभा की, 40 सीटें बिहार में। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव से माना जाए 120 सीटें जो है उस पर समाजवादी पार्टी तैयारी करी, केवल 80 पर नहीं। समाजवादी पार्टी का मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। माना जाता है कि यूपी में 50% से ज्यादा इसी वर्ग के वोटर हैं। यही वजह है कि कोई भी दल इस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता और भाजपा की यही सोच रही है कि जिस जातीय जनगणना का मुद्दा सपा उठा रही है, उसके असरदार होने से पहले ही उसे तोड़ दिया जाए। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आइए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर और ओबीसी क्यों अहम है, जरा इसको समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। कई लोकसभा सीटों पर पिछड़े वर्ग के वोटर सबसे ज्यादा प्रभावी उत्तर प्रदेश में हैं। पूर्वांचल की अगर बात कर ली जाए तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक ओबीसी वोटर की धमक है। यूपी की करीब 200 विधानसभा सीटों पर ओबीसी फैक्टर मजबूत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 153 विधायक ओबीसी वर्ग के चुने गए हैं। आप सोचिए, 153 ओबीसी विधायकों में 90 भाजपा के, 60 सपा के। सपा का एजेंडा ओबीसी वोटर के इर्द गिर्द ही घूमता है। जातीय जनगणना की बात से अखिलेश इसे और धार देना चाहते हैं। यही बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर को केंद्र में रखने की अखिलेश यादव। और अब बात पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी की, जिनके सुर बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वरुण गांधी कुछ दिन पहले तक अपनी ही सरकार को घेर रहे थे, अब वो पूरी तरह से बदल गए हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया और वरुण ने भाजपा सरकार पर एक भी हमला नहीं बोला। अब माना जा रहा है कि पार्टी के लिए वरुण का और वरुण के लिए भाजपा का मन नरम हो गया है। चर्चा तो यहां तक है कि वरुण को फिर एक बार भाजपा की तरफ से चुनावी टिकट दिया जाने वाला है। हालांकि इस पर दोनों तरफ से कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा। पीलीभीत से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक वरुण गांधी का जिक्र एक बार फिर तेज हो गया है, क्योंकि जो वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते थे, वो कुछ दिनों से खामोश हैं। न तो वरुण गांधी की तरफ से कोई ट्वीट किया जा रहा और न ही कोई बयान ही आ रहा। अब चर्चा यह है कि अपनी मां और सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी के रिएक्शन के बाद वरुण गांधी के सुर भी बदले हुए दिख रहे हैं। हम सभी लोग पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं। हम लोग सभी लोग कमल के फूल के लिए काम करते हैं। हमारे पीलीभीत जनपद का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है। पार्टी की तरफ से यह संगठन के सोचने का विषय है। हम लोगों को तो नीचे संगठन का काम करना है। संगठन की तरफ से जो भी प्रत्याशी बन के आता है, हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसको जिताने का काम करते हैं। वरुण गांधी ने न तो फरवरी के महीने में सरकार पर कोई चुभने वाला हमला किया और न ही मार्च के महीने में। आखिरी बार उन्होंने 13 जनवरी को एक ऐसा ट्वीट किया था जो भाजपा सरकार पर सवाल उठाने वाला था। इस ट्वीट में उन्होंने शिक्षा मित्रों की आवाज उठाई थी और लिखा था कि आखिर क्यों शिक्षा मित्र सिर्फ चुनाव में ही याद आते हैं। यानी अब 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और वरुण गांधी भाजपा सरकार को लेकर नरम है। उधर दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी वरुण गांधी को लेकर इसी तरह नरम नजर आ रहे हैं। यूपी में भाजपा ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और पीलीभीत से लेकर सुल्तानपुर तक वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। अब माना जा रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को भाजपा 24 के चुनाव में भी टिकट देगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेनका गांधी ने ये कहते हुए गेंद पार्टी के पाले में डाल दी थी कि वो भाजपा में ही रहेंगी और टिकट देना न देना पार्टी पर निर्भर करता है। मैं बीजेपी में हूँ और रहूंगी और ये पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे टिकट दे या ना दे। ठीक है। चर्चा इस बात की है कि वरुण और मेनका गांधी का टिकट काटकर पार्टी अपनी जीती हुई सीट पर दांव नहीं खेलना चाहती। यही वजह है कि 24 के चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के टिकट की राह आसान मानी जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला क्या होता है, यह आगे देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आपको ये बताते हैं कि वरुण गांधी को लेकर भाजपा तमाम अटकलों के बावजूद नरम क्यों है, इसको भी समझना जरूरी है। 2 सीटों को लेकर भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक सीट बेहद अहम इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए है। पीलीभीत और सुल्तानपुर में मेनका वरुण का बड़ा जनाधार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सीट बदले जाने के बाद भी 2019 में दोनों की जीत हुई थी। 2014 में वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुने गए थे। 2014 में मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद चुनी गई।
वरुण को 2019 में पीलीभीत में 60% के करीब वोट मिले थे। मेनका गांधी को 2019 में सुल्तानपुर में 45% से ज्यादा वोट मिले थे। तो ये वो आंकड़े हैं जिनसे इस बात की तस्दीक और ज्यादा मजबूती से होती है। यूपी में आज रात से बड़ा बिजली संकट खड़ा हो सकता है। इसकी बड़ी वजह बिजली विभाग के कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल का ऐलान है। निजीकरण समेत कई मुद्दों पर जब सरकार ने बिजली कर्मियों की बात नहीं मानी तो 72 घंटे की हड़ताल का फैसला किया गया। उधर सरकार ने भी हड़ताल करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर आम लोगों को बिजली की दिक्कत हुई तो एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। क्या शुक्रवार से रविवार तक यूपी में बिजली का महासंकट खड़ा होने वाला है? ये सवाल इस वजह से है क्योंकि यूपी के बिजली कर्मियों ने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पेंशन समेत कई मांगों को लेकर यह हड़ताल होने वाली है। बिजली कर्मियों और ऊर्जा मंत्री के बीच में आज मुलाकात हुई। बिजली कर्मियों ने उनके सामने अपनी मांगों को रखा, लेकिन ये वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद में बिजली कर्मचारियों ने आज रात 10 बजे से 3 दिन यानी 72 घंटे की हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो फील्ड हॉस्टल है, जो जहाँ पर बिजली विभाग का ये हॉस्टल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में इस समय बिजली कर्मचारी है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बिजली कर्मचारी नहीं, यहाँ पर जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारी भी है। बिजली कर्मियों में निजीकरण को लेकर भी भारी गुस्सा है। पुरानी पेंशन और संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। साफ कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं वो भी काम छोड़ देंगे। दावा है कि हड़ताल के समर्थन में 27 लाख बिजली कर्मचारी आ चुके हैं। कार्य बहिष्कार चल रहा है। रात को 10 बजे से हड़ताल होगी। जो शिफ्ट के एम्प्लॉइज हैं वह भी रात को 10 बजे काम छोड़ देंगे। हड़ताल में कितने कर्मचारी शामिल हैं? 1 लाख कर्मचारी शामिल हैं, 34,000 रेगुलर कर्मचारी और 70,000 आउटसोर्सिंग की चेतावनी। मुद्दा गर्म है और सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट रहने को कह दिया है। हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम भी उठाए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर बिजली सप्लाई में बाधा डाली गई तो सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में एस्मा भी लागू कर दिया गया है, साथ ही रासुका लगाने की भी तैयारी है। जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो उसके खिलाफ एनएसए या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं। बिजली कर्मियों और सरकार के बीच कई दिनों से बातचीत चल रही थी। संघर्ष समिति के साथ विभाग की 3 दिन में 3 बार बैठक हुई, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। अब मार्च का महीना चल रहा और अगर यूपी के करोड़ों लोगों को 3 दिन तक दिक्कत हुई तो भारी बवाल शुरू हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। हड़ताल की सजा तैयार। जी हाँ, ये बड़ी बात है। एस्मा के तहत हड़ताल करने वालों पर कार्रवाई होगी। एस्मा यानी एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। एस्मा के तहत 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होगा। दूसरे कर्मचारियों को भड़काने पर भी सख्ती होगी। कर्मचारी हो या पदाधिकारी, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। ये तमाम बातें कही गई है। आउटसोर्स वाले काम पर नहीं आएंगे तो तत्काल कार्य मुक्त कर दिए जाएंगे। सरकार समझेगी आउटसोर्स वालों को नौकरी की जरूरत नहीं है। एक पावर स्टेशन, सब स्टेशन के लिए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। सभी मंडलायुक्त, डीएम और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। सख्ती के बाद कुछ संगठनों ने हड़ताल से अलग रहने का फैसला जरूर किया है, क्योंकि सरकार ये बात भी कह रही है कि उनका फोकस ये है कि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा है और खास तौर पर जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है वहां पर बिजली की आपूर्ति बिल्कुल भी बाधित ना हो। जिस उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे देश में दहशत पैदा कर दी थी, उस हत्याकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। 32 सेकंड का यह वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है। इस वीडियो में गोली लगने से जख्मी उमेश पाल शूटर से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जो शूटर उमेश पाल को गली में दौड़ा रहा है वो अतीक अहमद का बेटा असद है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से यह सवाल खड़ा हो गया है कि 21 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ बदमाशों तक क्यों नहीं पहुंचे। प्रयागराज में 24 फरवरी को जो शूट आउट हुआ था उसके नए वीडियो ने बदमाशों के आतंक को और ज्यादा विस्तार में सामने ला दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो उस गली में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ जिसमें बचते हुए उमेश पाल नजर आ रहे थे।
32 सेकंड के इस वीडियो में सबसे पहले सुनसान गली दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड में काला कोट पहने हुए उमेश पाल जान बचाकर भागते हुए नजर आते हैं। तभी शूटर उनके पास पहुंचता है और उमेश गोली लगने के बावजूद उससे भिड़ जाते हैं। इस दौरान गली में मौजूद घर का दरवाजा भी खुलता है, जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और गोली की आवाज सुनते ही घबरा जाती है। चीखते हुए वो वापस भागती है। शूटर उमेश पाल पर तब तक फायरिंग होता रहता है जब तक गोलियां नहीं खत्म हो जाती। और जैसे ही शूटर गली से बाहर निकलता है, उमेश पाल का गनर राघवेंद्र दौड़ता हुआ दिखता है, लेकिन गनर गली को पार कर पाता उससे पहले ही उस पर गुड्डू मुस्लिम बम फेंक देता है और सीसीटीवी की तस्वीर धुंधली हो जाती है। दरअसल 24 फरवरी को शाम करीब 5 बजे उमेश पाल की गाड़ी कचहरी से निकलकर जीटी रोड होते हुए ठीक इसी जगह पर आई थी और एक हमलावर जिसका नाम गुलाम बताया जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक शॉप आप देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक शॉप में छिपा रहता है, वो वहां से निकलकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। तो गोलियां लगने के बाद उमेश पाल ठीक इसी जगह पर गिर जाते हैं, उनका गनर भी इसी जगह गिर जाता है और उसके बाद उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए अपने घर पर भागते हैं। ये गली है जो उमेश पाल के घर की तरफ जाती है। यहाँ से घर तक की दूरी तकरीबन 30 से 35 मीटर की है और ठीक ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर उमेश पाल गोलियां लगने के बाद जैसे ही पहुंचते हैं, पीछे से एक शूटर आता है। उस शूटर को पहचान बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के तौर पर की जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि ठीक इस जगह जब उमेश पाल पहुंचते हैं तो वहां पर असद अहमद पहुंचता है, वो सिर में सटा करके गोली मारने की कोशिश करता है। दावा किया जा रहा है कि जो शूटर उमेश पाल पर फायरिंग कर रहा वो अतीक अहमद का बेटा असद है, जो 21 दिनों से फरार है और विपक्ष के सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार भी है। कानून राज तो ऐसा मजाक बन गया है कि उमेश पाल हत्याकांड के सही आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। सरकार की लाख एजेंसियां हों, काम कर रही हों, लेकिन अभी तक तह में पहुंच नहीं पाए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये सरकार हवा हवाई है। कार्रवाई चल रही है और एक एक अपराधी पकड़ा जाएगा, हमारी प्रतिबद्धता है। एक नया वीडियो सामने आया, उसमें बिल्कुल सटा के गोली मार रहे हैं। ये दुखद है, लेकिन इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस घटना के 21 दिन बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कार्रवाई के नाम पर 2 एनकाउंटर और 1 गिरफ्तारी गिनाई जाती है, लेकिन बाकी के बदमाश कहां हैं, इस पर सब खामोश हैं। बताया जा रहा है कि फरार आरोपी किसी पुराने मामले में सरेंडर कर सकते हैं। यही वजह है कि जिला कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस के कुछ आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर वारदात के बाद से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस को छावनी में तब्दील रखा गया है। जो कोर्ट कैंपस है वारदात के बाद से ही इसी तरीके से छावनी में तब्दील रहती है। गेट से लेकर अंदर तक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। जो लोग संदिग्ध नजर आते हैं उनके बारे में तफ्तीश की जाती है, उनकी तलाशी ली जाती है। अगर किसी आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया तो ये पुलिस के लिए भी बड़ी नाकामी होगी। यही वजह है कि हर जगह नजर है, खासतौर पर शाइस्ता परवीन को लेकर, जिसके सरेंडर करने की खबर लगातार आ रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।